यहाँ हम बात करेंगे ऐसी जॉइंट फैमिली की जिसमें 7 मेंबर्स हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसमें लड़ाई, झगड़ा, नाराज़गी सब होता है, जैसे घर में होता है, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और इंडिया इन सब में इनका बड़े भाई के जैसा है। कभी कभी छोटे भाई बहन नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फिर एक दूसरे की मदद भी करते हैं और बड़ा भाई होने के नाते इंडिया इनकी हेल्प भी करता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी जॉइंट फैमिली की। कौन सी? दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो आज का हमारा टॉपिक है। वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और मेरे साथ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। मैंने फैमिली मेम्बर से स्टार्ट किया क्योंकि आप इंडिया, पाकिस्तान, इधर आपका भूटान, बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर मालदीव, ये सब क्या हैं? हम सब एक फैमिली मेम्बर की तरह ही तो हैं। बॉर्डर हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर मिलते जुलते हैं और हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं और थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट वो चलते ही रहते हैं जो हर घर में होती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों ने डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच अपना सफ़र तय किया। हर कंट्री के अपने अपने रूल थे, कहीं मोनार्की सिस्टम था, कहीं बात करें तो कल्चर को लेकर डोमिनेंस किया जा रहा था, धर्म को लेकर, कहीं बात करें तो मेजॉरिटेरियन का रूल था, ठीक है, कहीं बात करें तो मिलिट्री रूल था। तो वहाँ की जनता ने डेमोक्रेसी के लिए क्या संघर्ष किया और डेमोक्रेसी का जो उनका गोल था उसको अचीव करने का, उसको किस तरीके से उन्होंने अचीव किया, तो क्या क्या अप एंड डाउन आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ की जनता को फेस करनी पड़ी, वो सारा इस चैप्टर में हम करेंगे। अच्छा, मार्क्स की वेटेज भी अच्छी है बोर्ड एग्ज़ाम में और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि एक ही चैप्टर में आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन देखना, जब आप इस क्लास को सुनेंगे आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। ठीक है, चलो मैप मैंने शो कर दिया है। नेबरिंग कंट्रीज़ एक बार फिर से देख लो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर मालदीव। ओके, चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले हम व्हाट इज साउथ एशिया से स्टार्ट करते हैं, इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज पाकिस्तान वाला टॉपिक कर लेंगे। When India and Pakistan joined the club of nuclear power, this region suddenly became the focus of global attention. दोनों देश न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन, दोनों को बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। आपको पता है वाटर को लेकर, बॉर्डर इशू को लेकर, बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रीजन, एंड बिसाइड्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी, एथनिक ड्राइव एंड रिसोर्स शेयरिंग, एंड दिस मेक्स द रीजन वेरी टर्बुलेंट। बहुत अनस्टेबल सिचुएशन बनी रहती है दोनों देशों के बीच। बट इसके साथ साथ जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस बात को भी समझती हैं कि अगर हमें प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना है, डेवलप होना है, तो हम सभी देशों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। हम इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। सबसे पहले व्हाट इज साउथ एशिया, मैप शो कर दिया है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। South Asia is the region that Himalayas in the north and surrounded by the Indian Ocean in the south, Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब 12th क्लास के स्टूडेंट हो। ये देखो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर आपका इंडियन ओशियन एंड इधर आपका हिमालय। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कहीं मोनार्की सिस्टम रहा, कहीं मिलिट्री रूल रहा, कहीं मेजॉरिटेरियन का रूल रहा, बट द पीपल इन ऑल दिस कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन सभी देशों की जनता की जो एस्पिरेशन है वो क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, और उसी के लिए उन सभी देशों में स्ट्रगल चला, और वो क्या स्ट्रगल चला, कैसे उन्होंने अचीव किया, वो सारा इस चैप्टर में एक एक कंट्री के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सबसे हमारे जो करीबी पड़ोसी है दैट इज़ पाकिस्तान, जिसके साथ हमारे आज़ादी के बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट मतलब चलते रहे हैं। चलो ये सब होता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जो अलग अलग लीडर्स हैं, जनरल आएंगे, फिर उसको हटा दिया जाएगा, फिर इलेक्टेड रूल आएगा। तो ये सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन मैं आपको लर्न करा दूँगी कि
हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान एमर्ज एज एन इस्लामिक नेशन इन 1947 फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर ही यही है, इससे रिलेटेड है। इन अक्टूबर 1958 जनरल अयूब खान फोर्सिबली टुक द रीन्स ऑफ पावर इन हिज हैंड, ठीक है। अयूब खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ फील्ड मार्शल एंड ऑल्सो अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ही रूल्ड द कंट्री फॉर नियरली 11 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ती हैं। When people started opposing अयूब खान, he handed over the reins of power जनरल याहिया खान। ये वही लीडर हैं जिनके टाइम में बांग्लादेश बना था और 1971 की वॉर हुई थी। इट मीन्स ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ती हैं। During Yahya military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called बांग्लादेश। इसी चैप्टर में इसी की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बांग्लादेश में, उसमें 1971 की वॉर डिटेल में पढ़ेंगे, लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ के पहले। टू दिस An elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977। अब देखो मिलिट्री रूल रहा याहिया खान तक, अब जुल्फिकार अली भुट्टो की कैसी गवर्नमेंट आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट, देख रहे हो। द गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक। लेकिन मिलिट्री सत्ता में रह चुकी है, वो कहते हैं ना सत्ता का स्वाद चख चुकी है, तो कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया और फिर से मिलिट्री रूल आया बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। 88 तक उन्होंने रूल किया, अप्रॉक्स 11 ईयर। एंड जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड। लेकिन वहाँ की जनता, उसकी एस्पिरेशन किसके लिए है, डेमोक्रेसी के लिए, तो उसको वो प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट थे वो फेस करने पड़े। एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। बट उनको टिकने नहीं दिया, 88 तक रूल, 88 से 90 तक उन्होंने रूल किया, फिर बीच में हटा दिया गया, फिर 93 से 96 तक रूल किया। इन फरवरी 1997 नवाज शरीफ वॉज स्वॉर्न इन एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 97 में नवाज शरीफ बने वहाँ के प्रधानमंत्री, बट फिर से मिलिट्री ने एंट्री मारी एंड दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 and when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif, ठीक है, very very important। in 2001 General Musharraf got himself elected as the president और 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। and Pakistan continues to be ruled by the army, so the army rulers have held some election to give their rule a democratic image। बट जो आर्मी थी वो इलेक्शन करवा देती थी कि हाँ हमारा जो रूल है वो भी डेमोक्रेटिकली तरीके से है, ऐसा नहीं कि हमने सत्ता पे कब्जा कर लिया है, शो करने के लिए। एंड द 2008 जनरल इलेक्शन वाज अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ मुशर्रफ पार्टी और 2008 में जनता ने मुशर्रफ की पार्टी को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया। और 2008 में उसके बाद फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट आई पूरे तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी के लीडरशिप में, ठीक है। उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 to 12 तक रहे वो सत्ता में। और एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी जो पीएम हैं वो कौन है, आपके आसिफ अली जरदारी ये प्रेसिडेंट हैं और शहबाज शरीफ आपके पीएम हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इनसे पहले इमरान खान थे 2018 से 2022 तक। चलो, तो ये आपको क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं इतने सारे मैंने आपको बताए, अयूब खान से शुरू हुआ, याहिया खान बताया, उसके बाद फिर आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया उल हक, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, मिलिट्री रूल, ये सब अप एंड डाउन पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाती। एक बार रिकॉल करवा दूँ तो सबसे पहले 1958 में कौन आए, अयूब खान, कि मिलिट्री रूल था, ठीक है। उसके बाद कौन है, याहिया खान, ठीक है, 1969 में, ये भी मिलिट्री रूल था क्योंकि लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया था अपोज खान को, तो उन्होंने अपनी जो पावर थी वो याहिया खान के हाथों में दे दी जब 1971 की वॉर हुई थी इनके अंडर, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, मैं भुट्टो लिख देती हूँ आपको याद रहेगा। तो वो क्या रही थी, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही थी वो 77 तक। के बाद फिर से मिलिट्री रूल आ गया, किसके अंडर, ज़िया उल हक के अंडर, इसने भी 88 तक रूल किया, 77 से लेकर 88 तक। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की,
ठीक है। सॉरी नवाज शरीफ से पहले आपकी बेनज़ीर भुट्टो की, है ना, सॉरी मुझसे स्किप हो गया, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट रही वो 2000 आपके 90, उसके बाद बट नवाज शरीफ के उनके पद से हटाकर फिर परवेज़ मुशर्रफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 99 में मिलिट्री का रूल फिर से आ गया और 2001 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ, मैंने सिर्फ मुशर्रफ लिख दिया तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2008 तक उनका रूल रहा। 2008 में जनता ने उन्हें पूरी तरह डिक्लाइन कर दिया था और जनता ने डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरकार बनी डेमोक्रेटिकली तरीके, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पाकिस्तान से ही रिलेटेड, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेल्यूर एंड बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि डेमोक्रेसी विदाउट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइव कर ही नहीं सकती, ठीक है। और जिस देश में मिलिट्री का, ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा, ठीक है। आपको मैंने अयूब खान बताया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ बताया जिसने 1999 में एंट्री करी और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद सत्ता में आ गए, 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो वो पूरी तरह मिलिट्री के कंट्रोल में है। मतलब मिलिट्री प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज कि वो कैपेबल है कंट्री को सुरक्षित करने के लिए। अगर इन पॉलिटिशियन के हाथों में सत्ता रहेगी तो देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मिलिट्री सोचती है, ये उनका प्रिंसिपल है। फिर एलाइड पीपल का सोशल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया की तरह उन्होंने कोई लैंड रिफॉर्म्स तो चलाए नहीं थे। आपको पता है कि 47 के बाद इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स चलाए, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनें लेकर लैंडलेस जो पीजेंट्स थे उनको दी गई। बट यहाँ पे क्या था, जो पावर है वो समाज के एलाइट लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई, ना कि आम जनता के। और भी फैक्टर है जैसे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी इंडिया के साथ आप हमेशा ही देखते हो कश्मीर को लेकर, ठीक है। तो वहाँ की जो मिलिट्री है उसका प्रिंसिपल ही यही है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंडिया। चाहे फिर डेमोक्रेसी वीक हो जाए, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे भारत से रक्षा हो सके। उसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट, वेस्टर्न जो नेशंस हैं वो पूरी तरह पाकिस्तान के मिलिट्री रूल को फेवर करती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। उनको इकोनॉमिकली, टेक्निकली, हर तरीके से, वेपन से, हर तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाती है क्योंकि इसमें उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो बार बार फेल होती दिखती है। तो 4 पॉइंट्स में हम इसे कवर करेंगे। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी। इन सब का सोशल डोमिनेंस है वहाँ पे, हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। उसके बाद क्योंकि अगर मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो इनका डोमिनेंस कम हो जाएगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पे हर तरीके से मिलिट्री का कंट्रोल है, क्योंकि वो ही अपने आप को पावरफुल मानते हैं और कैपेबल मानते हैं कि देश की सुरक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। Reliance on the army, Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful, and they believe that politicians were selfish and petty-minded, and country security depended on army staying in power. कि वही अगर पॉलिटिशियन के हाथ में सत्ता रहेगी, वो सेल्फिश हैं, पिटी माइंडेड है, तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। वही सेम वही बात हो गई कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंडिया। मिलिट्री प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज कि वो ही कैपेबल है जो कंट्री को सुरक्षित रख सकती है। नॉट इनफ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू एक्ट इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक वे। बार बार हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्री से पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है कि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट रहे। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स dominance. The United States and the other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their own reason, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट, क्या आप सबको पता है पाकिस्तान हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट। हंड्रेड्स ऑफ हार्डलाइनर्स फ्लेड इनटू पाकिस्तान आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ तालिबान रिजीम फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं उन्होंने पाकिस्तान में एंट्री करी है और पाकिस्तान में शुरू से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, जो हमारे इंडिया के लिए तो खतरा है ही और बाकी हम सभी पड़ोसी देशों के लिए भी बहुत कंसर्न का मुद्दा है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो डेमोक्रेसी के फेल्योर के रीज़न हैं इन पाकिस्तान।
एट प्रेजेंट की बात करें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल है, प्रॉपर इलेक्शन हो रही हैं डेमोक्रेटिकली तरीके से, बट रियलिटी में क्या है, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रूल है? नो। वहाँ पे जो आप कह सकते हैं रिजीम एक हाइब्रिड रिजीम है, हाइब्रिड regime where elected government operate under heavy influence and control of the military। जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट से मतलब जो भी काम करती है वो मिलिट्री के कंट्रोल में रह के करती है, ठीक है। तो हाइब्रिड रिजीम है एक तरह से एट प्रेजेंट पाकिस्तान में। कहने को डेमोक्रेटिक रूल है बट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। क्लियर? तो यहाँ पे पाकिस्तान वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से निकल के ही बना है ये। और 1971 की वॉर के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे हुआ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास में ही आपको लर्न हो जाएगा। आई होप कि ये जो पाकिस्तान वाला टॉपिक किया हमने, इसमें जो भी लीडर्स थे मिलिट्री रूलर्स वो आपको लर्न हो गए होंगे, और व्हाट आर द रीज़न फॉर फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको सारे फैक्टर समझ में आ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।